नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं किताब विसंत भाग 3 में से पाठ संख्या 1 से पाठ संख्या 7 तक MCQ प्रश्न करेंगे, जिसमें अपठित गद्यांश भी होंगे और अपठित पद्यांश भी होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय होगा। प्रश्न संख्या 1, ध्वनि कविता के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र तिवारी, प्रभु नारायण। उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता का नाम है वसंत, ध्वनि, सवेरा, मनोहर। उत्तर है ध्वनि। प्रश्न संख्या 3, अभी किसका अंत ना होगा? वसंत का, कवि के जीवन का, प्रभात का, कलियों का। उत्तर है कवि के जीवन का। प्रश्न संख्या 4, कवि पुष्प पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है? मिठास, पराग, खुशबू, तंद्रालस, लालसा। उत्तर है तंद्रालस, लालसा। प्रश्न संख्या 5, कलियां किसका प्रतीक हैं? नवयुवकों का, फूलों का, वसंत का, प्रातःकाल का। उत्तर है नवयुवकों का। प्रश्न संख्या 6, कवि पुष्पों को सहस हर्ष किससे सींचना चाहता है? नवजीवन के अमृत से, नवजीवन के जल से, नवजीवन की वर्षा से, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है नवजीवन के अमृत से। प्रश्न संख्या 7, कवि खिले फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है? उपवन का, विद्यालय का, अनंत का, उद्यान का। उत्तर है अनंत का। पद्यांश में है, कविता के पद्यांश दिया गया यहाँ पे देखिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ को मलगात, मैं ही अपना स्वपन मर्दुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इस पद को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ध्वनि कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सही है अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 9, अभी न होगा मेरा अंत, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि अभी अंत नहीं होने वाला है। अभी अभी तो वसंत का आगमन हुआ है, जिससे उसका जीवन खुशियों से भर गया है, वह उमंग से भरा हुआ है। उत्तर है सही।
प्रश्न संख्या 10, वन में मृदुल वसंत का अभिप्राय है वन रूपी जीवन में वसंत का आगमन ना होना। सही है अथवा गलत? उत्तर है गलत। प्रश्न संख्या 11, वसंत के आगमन पर पेड़ों पर नए नए हरे हरे पत्ते निकल आते हैं, नई नई डालियाँ निकल आती हैं, जिन पर कोमल कलियाँ निकल आती हैं। सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 12, वन कवि के जीवन रूपी उपवन का और निद्रित कलियां आलस में डूबे हुए नवयुवकों का प्रतीक हैं। सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 13, लाख की चूड़ियाँ कौन बनाता था? लेखक का मामा, लेखक, बदलू, डबलू। उत्तर है बदलू। प्रश्न संख्या 14, बदलू कैसी चूड़ियाँ बनाता था? कांच की, सोने की, लाख की, चांदी की। उत्तर है लाख की। प्रश्न संख्या 15, बदलू कौन था? कुम्हार, सुनार, मनिहार, धोबी। उत्तर है मनिहार। प्रश्न संख्या 16, लेखक अधिकतर बदलू से कब मिलता था? रात में, सवेरे, दोपहर में, शाम में। उत्तर है दोपहर में। प्रश्न संख्या 17, बदलू प्रतिदिन कितनी चूड़ियाँ बना लिया करता था? 3-4 जोड़े, 4-5 जोड़े, 4-6 जोड़े, 6-7 जोड़े। उत्तर है 4-6 जोड़े। प्रश्न संख्या 18, बेलन पर चढ़ी चूड़ियाँ बदलू को कैसी लगती थी? नई जैसी, नारी की कलाइयों जैसी, बहुत सुंदर, नववधू की कलाई पर सजी जैसी। उत्तर है नववधू की कलाई पर सजी जैसी। प्रश्न संख्या 19, पिता की बदली होने का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? वह उदास हो गया, वह मामा के घर ना जा सका, उसे नए मित्र मिले, मामा का घर नज़दीक हो गया। उत्तर है वह मामा के घर ना जा सका। प्रश्न संख्या 20, रज्जो कौन थी? लेखक के मामा की लड़की, लेखक के पड़ोसी की लड़की, बदलू की लड़की, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बदलू की लड़की। अपठित गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को
बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब इनसे गद्यांश से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या 21, बदलू कहाँ का रहने वाला था? लेखक के गांव का, लेखक के पड़ोस के गांव का, लेखक के मामा के गांव का, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है लेखक के मामा के गांव का। प्रश्न संख्या 22, लेखक बदलू को बदलू काका क्यों कहता था? क्योंकि वह लेखक के गांव का था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे, क्योंकि वह इसी नाम से खुश होता था, क्योंकि वह लेखक का चाचा था। उत्तर है क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे। प्रश्न संख्या 23, बदलू कहाँ बैठकर अपना काम करता था? ऑफिस में, अपने घर के अंदर, नीम के पेड़ के नीचे, एक झोंपड़ी में। उत्तर है नीम के पेड़ के नीचे। प्रश्न संख्या 24, भट्टी में बदलू क्या पिघलाया करता था? चूड़ी, लाख, तांबा या फिर मोम? उत्तर है लाख। प्रश्न संख्या 25, लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए बदलू किसका प्रयोग करता था? मोम, गोल बांस, बेलन नुमा मुंगेरियाँ, लकड़ी की कटोरियाँ? उत्तर है बेलन नुमा मुंगेरियाँ। प्रश्न संख्या 26, बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था? पहले लाख को मुलायम करता था, मुंगेरियों पर चढ़ाकर फिर चूड़ियों को गोल आकार देता था, फिर उन पर रंग करता था। उपर्युक्त सभी उत्तर है उपर्युक्त सभी। अपठित गद्यांश, बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो।
अब इस गद्यांश के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या 27, बदलू मचिए पर बैठा क्या कार्य करता था? लोहे का बर्तन बनाता था, जूते बनाता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था अथवा हुक्का पीता रहता था। उत्तर है लाख की चूड़ियाँ बनाता था। प्रश्न संख्या 28, गांव में लेखक का अधिकतर समय कहाँ बीतता था? मामा के घर में, खेल के मैदान में, मामा के बगीचे में, बदलू काका के पास। उत्तर है बदलू काका के पास। प्रश्न संख्या 29, लेखक को बदलू क्या कहकर बुलाता था? भांजा, बच्चा, लला, कामतानाथ। उत्तर है लला। प्रश्न संख्या 30, बदलू लेखक को कहाँ बैठाता था? चबूतरे पर, चौकी पर, कुर्सी पर, मचिया पर। उत्तर है मचिया पर। प्रश्न संख्या 31, बेलन पर चढ़ी चूड़ियाँ बदलू को कैसी लगती थी? सोने जैसी, चमकदार, बहुत सुंदर, नववधू की कलाई पर सजी जैसी। उत्तर है नववधू की कलाई पर सजी जैसी। अपठित गद्यांश, बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन पर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु वह विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। प्रश्न संख्या 32, बदलू का पैतृक पेशा क्या था? कांच की चूड़ियाँ बनाना, लाख की चूड़ियाँ बनाना, अनाज उपजाना, सब्जी बेचना। उत्तर है लाख की चूड़ियाँ बनाना। प्रश्न संख्या 33, वह चूड़ियाँ कैसे बेचता था? पैसे लेकर, अनाज लेकर, कोई भी वस्तु लेकर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है कोई भी वस्तु लेकर। प्रश्न संख्या 34, उसकी बनाई चूड़ियों की खपत कहाँ होती थी? शहरों में, कस्बों में, आसपास के गांवों में, दूसरे शहरों में। उत्तर है आसपास के गांवों में। प्रश्न संख्या 35, शादी विवाह के अवसर पर बदलू किस बात के लिए जिद पकड़ता था? चूड़ियाँ देने के लिए, वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, अधिक पैसे लेने के लिए, मुफ्त चूड़ियाँ देने के लिए।
उत्तर है वस्तुएं प्राप्त करने के लिए। अपठित गद्यांश है। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। प्रश्न संख्या 36। लेखक लंबे अरसे तक मामा के यहाँ क्यों नहीं जा सका? क्योंकि उसका अब मामा के गांव में मन नहीं लगता था, क्योंकि वह अब विदेश में रहने लगा था, क्योंकि उसका मामा अब गांव छोड़कर बाहर चला गया था, क्योंकि लेखक के पिता का तबादला गांव से दूर हो गया था। उत्तर है क्योंकि लेखक के पिता का तबादला गांव से दूर हो गया था। प्रश्न संख्या 37। लेखक प्रायः गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाता था? दादाजी के घर, अपने मामा के गांव, अपने मित्रों के घर, कहीं नहीं। उत्तर है अपने मामा के गांव। प्रश्न संख्या 38। जब 8-10 वर्षों के बाद लेखक मामा के गांव गया तो क्या परिवर्तन पाया? गांव बदल गए थे, बच्चों के हाथ में गोलियां थी, लाख की चूड़ियां घर घर बननी शुरू हो गई थी, औरतों ने लाख की चूड़ियां पहनना बंद कर दिए थे। उत्तर है औरतों ने लाख की चूड़ियां पहनना बंद कर दिए थे। प्रश्न संख्या 39। मामा की छोटी लड़की को क्या हो गया था? वह आंगन में फिसलकर गिर गई थी, कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी, उसके हाथ से खून बहने लगा, या ऊपर दिए हुए सभी उपयुक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी। लेखक को बदलू कहाँ मिला? घर में, खेत में, नीम के पेड़ के नीचे, मामा के घर पर। उत्तर है नीम के पेड़ के नीचे। अपठित गद्यांश है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा
शहर से ले आओ। प्रश्न संख्या 41, रज्जो कौन थी? बदलू की पत्नी, बदलू की बेटी, बदलू की बहन, बदलू की भांजी। उत्तर है बदलू की बेटी। प्रश्न संख्या 42, रज्जो अंजलि में कितने आम लेकर आई? 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5। उत्तर है 4, 5। प्रश्न संख्या 43, रज्जो ने कैसी चूड़ियां पहन रखी थी? कांच की, सोने की, लाख की, चांदी की। उत्तर है लाख की। प्रश्न संख्या 44, बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा कब बनाया था? लेखक के मामा की बेटी के विवाह पर, जमींदार की बेटी के विवाह पर, अपनी बेटी के विवाह पर, शुरुआत में। उत्तर है जमींदार की बेटी के विवाह पर। प्रश्न संख्या 45, कुल कितने लोग शाम की बस से यात्रा करने वाले थे? 3, 4, 5, 6। उत्तर है 5। प्रश्न संख्या 46, इस पाठ के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, राम शरद मित्र, कामतानाथ, हरिशंकर परसाई। उत्तर है हरिशंकर परसाई। प्रश्न संख्या 47, पन्ना से सतना के लिए बस कितनी देर बाद मिलती है? आधा घंटा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, प्रातःकाल। उत्तर है 1 घंटे बाद। प्रश्न संख्या 48, ये बस कहाँ की ट्रेन मिला देती है? सतना की, पन्ना की, जबलपुर की, भोपाल की। उत्तर है जबलपुर की। प्रश्न संख्या 49, उस बस में कंपनी के कौन सवार थे? चौकीदार, हिस्सेदार, दावेदार, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है हिस्सेदार। प्रश्न संख्या 50, इस पाठ में गांधी जी के किस आंदोलन का उल्लेख है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपर्युक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है उपर्युक्त ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 51, लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझता था? जीवनदाता, मित्र, शत्रु, शुभचिंतक। उत्तर है शत्रु। प्रश्न संख्या 52,
समझदार आदमी रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उत्तर है विशेषण। अपठित गद्यांश। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 53। लेखक के मन में बस को देखकर कैसा भाव उमड़ा? प्रेम, श्रद्धा, दया, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है श्रद्धा। प्रश्न संख्या 54। लेखक और उसके मित्रों को इस बस से कहाँ जाना था? सतना, जबलपुर, पन्ना, रायगढ़। उत्तर है पन्ना। प्रश्न संख्या 55। यात्री इस बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि बस के चलने के आसार ही दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि बस में सीटें बहुत कम थीं, क्योंकि बस अपनी जर्जर अवस्था के कारण कहीं भी धोखा दे सकती थी। इनमें से कोई नहीं। उत्तर है क्योंकि बस अपनी जर्जर अवस्था के कारण कहीं भी धोखा दे सकती थी। प्रश्न संख्या 56। ये बस कहाँ की ट्रेन से मिला देती है? सतना की, जबलपुर की, पन्ना की, भोपाल की। उत्तर है जबलपुर की। अपठित गद्यांश। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 57। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, वाक्य में लेखक का कहने का अभिप्राय क्या है? बस की सुंदर स्थिति के कारण, ड्राइवर के दयनीय स्थिति को देखकर,
बस की दशा और पहली बार में ही स्टार्ट होने के कारण, बस की हालत को देखकर। उत्तर है बस की दशा और पहली बार में ही स्टार्ट होने के कारण। प्रश्न संख्या 58, लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं? सर्दी के कारण, परेशानी के कारण, उनकी उम्र के कारण, शोर और कंपन के कारण। उत्तर है शोर और कंपन के कारण। प्रश्न संख्या 59, पीछे लिखे गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपर्युक्त ए और बी दोनों, कोई नहीं। उत्तर है उपर्युक्त ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 60, गद्यांश में बस की दशा के बारे में क्या पता चलता था? बस अच्छी हालत में थी, बस की हालत दयनीय थी, बस खराब थी, पता नहीं। उत्तर है बस की हालत दयनीय थी। प्रश्न संख्या 61, 8-10 मील के बाद बस की चाल में क्या परिवर्तन आया? बस का टायर खराब हो गया, बस खराब हो गई, बस सहज हो गई, बिल्कुल आराम से चलने लगी, बस काफ़ी तेज़ी से चलने लगी। उत्तर है बस सहज हो गई, बिल्कुल आराम से चलने लगी। अपठित गद्यांश, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 62, अब बस किस रफ्तार से चल रही थी? 15 से 20 मील प्रति घंटा, 8 से 10 मील रफ्तार से, 10 से 12 मील रफ्तार, 4 से 5 मील रफ्तार। उत्तर है 15 से 20 मील प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 63, लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं रहा? क्योंकि बस का ड्राइवर नशे में था, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था, क्योंकि लेखक ने सोच लिया कि बस का कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है। इनमें से कोई नहीं। उत्तर है क्योंकि लेखक ने सोच लिया कि बस का कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रश्न संख्या 64, लेखक पेड़ों को अपना शत्रु क्यों समझ रहा था? पेड़ों के हरे भरे होने के कारण, पेड़ों के कारण रास्ता ना दिखने के कारण, पेड़ों से बस टकराने के भय के कारण, अत्यधिक छायादार होने के कारण। उत्तर है पेड़ों से बस टकराने के भय के कारण। प्रश्न संख्या 65,
लेखक को बस डूबने का डर कहाँ सताने लगा? पुलिया पर, नदी में, झील में, समुद्र में। उत्तर है झील में। प्रश्न संख्या 66। गद्यांश में लेखक ने सड़क के दोनों किनारे का दृश्य कैसे प्रस्तुत किया है? दोनों ओर हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। दोनों तरफ नदियां बह रही थी। चारों तरफ काले काले बादल आसमान में छाए हुए थे। दोनों तरफ झीलें ही झीलें थी। उत्तर है दोनों ओर हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। अब पठित गद्यांश। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो कहीं किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। प्रश्न संख्या 67। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को किस भाव से देखा? घृणा से, श्रद्धा से, प्यार से, उपेक्षा से। उत्तर है श्रद्धा से। प्रश्न संख्या 68। बस कहाँ खराब हो गई? झील के पास, एक गांव में, पुलिया पर, पुल के नीचे। उत्तर है पुलिया पर। प्रश्न संख्या 69। किसके साहस और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा था? यात्रियों की, बस ड्राइवर की, कंपनी के हिस्सेदारों की, कंडक्टर की। उत्तर है कंपनी के हिस्सेदारों की। प्रश्न संख्या 70। लेखक के अनुसार क्रांति नेता में कौन से गुण होने चाहिए? ईमानदार और त्यागी, सच्चाई और साहस, त्याग और परोपकार, साहस और बलिदान। उत्तर है साहस और बलिदान। प्रश्न संख्या 71। दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, शंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र। उत्तर है भगवती चरण वर्मा। प्रश्न संख्या 72। इस कविता में किसकी हस्ती की बात कही गई है? कवि की, दीवानों की, आम लोगों की, सभी की। उत्तर है दीवानों की। प्रश्न संख्या 73। वे संसार से कैसा भाव रखते हैं? मैत्री भाव का,
समान भाव का, ईर्ष्या भाव का, भावुकता से भरा भाव। उत्तर है समान भाव का। प्रश्न संख्या 74, बलिवीरों के मन में बलि होने की चाहत किसके लिए है? परिवार के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, अपने आप के लिए। उत्तर है देश के लिए। प्रश्न संख्या 75, ये दुनिया किनकी है? भिखमंगों की, दीवानों की, कवि की, सभी की। उत्तर है भिखमंगों की। प्रश्न संख्या 76, दीवानों को क्या पछतावा है? भिखमंगे बनने का, स्वच्छंद प्यार लुटाने का, लोगों को मस्त ना बना पाने का, कोई नहीं। उत्तर है लोगों को मस्त ना बना पाने का। प्रश्न संख्या 77, इस पाठ के लेखक हैं राम दशरथ मिश्र, अरविंद कुमार सिंह, भगवती चरण वर्मा, हरिशंकर परसाई। उत्तर है अरविंद कुमार सिंह। प्रश्न संख्या 78, पत्रों ने किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया है? कला के क्षेत्र को, राजनीति के क्षेत्र को, साहित्य के क्षेत्र को, उपर्युक्त सभी। उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 79, संदेश पहुंचाने का काम कौन शीघ्र करने लगा? घोड़े, वायुयान, रेलवे और तार, कबूतर। उत्तर है रेलवे और तार। प्रश्न संख्या 80, वर्तमान में चिट्ठी पत्री की क्या स्थिति है? इनकी लोकप्रियता समाप्त हो गई है, इनकी लोकप्रियता में उछाल आया है, इनकी लोकप्रियता बनी हुई है, संचार के अन्य साधनों से अधिक है। उत्तर है इनकी लोकप्रियता बनी हुई है। प्रश्न संख्या 81, भारतवर्ष में लगभग कितनी चिट्ठियां डाली जाती हैं? 3.5 करोड़, 5.5 करोड़, 4.5 करोड़, 6.5 करोड़। उत्तर है 4.5 करोड़। प्रश्न संख्या 82, कन्नड़ भाषा में पत्र को क्या कहते हैं? कागद, उत्तरम, खत, कड़िद। उत्तर है कागद। प्रश्न संख्या 83, भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन है?
उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 84, इनके संदेश को कौन पढ़ सकते हैं? संसार में रहने वाले सभी लोग, सभी बुद्धिमान लोग, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र व पर्वत यानी प्रकृति। उत्तर है पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र व पर्वत यानी प्रकृति। प्रश्न संख्या 85, भगवान के डाकिये इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपसी घृणा का, विश्व बंधुत्व का, भेदभाव ना करने का, निरंतर आगे बढ़ने का। उत्तर है विश्व बंधुत्व का। प्रश्न संख्या 86, एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है? पक्षी के पंखों से, हवा द्वारा, ऊपरयुक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है उपर्युक्त ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 87, भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ सकता है? इंसान, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़। उत्तर है इंसान। अपठित पद्यांश, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 88, ये पद्यांश भगवान के डाकिये कविता से लिया गया है, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 89, प्रश्न संख्या 99, भगवान के डाकिये कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 90, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये कहा गया है, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 91, पक्षी और बादल रूपी डाकियों के संदेश पेड़ पौधे, सरोवर, पर्वत आदि पढ़ और समझ भी लेते हैं, लेकिन मनुष्य उसे समझने में असमर्थ रहता है, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 92, भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियों में प्रेम, भाईचारा, समानता, एकता का संदेश रहता होगा, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 93, सौरभ यानी सुगंध हवा में तैरते हुए, पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ,
दूसरे देशों तक नहीं पहुंचता है। सही अथवा गलत? उत्तर है गलत। प्रश्न संख्या 94। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 95। आजकल समाचार पत्रों में क्या छपते हैं? ठगी एवं डकैती, चोरी और तस्करी, भ्रष्टाचार, उपर्युक्त सभी। उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 96। कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन लोग संकोच नहीं करते हैं? अफसर, देशभक्त, धर्मवीरू, युद्धवीर। उत्तर है धर्मभीरू। प्रश्न संख्या 97। भारतवर्ष में किसके संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता? धन संपत्ति, लोभ मोह को, काम क्रोध को, भौतिक वस्तुओं को। उत्तर है भौतिक वस्तुओं को। प्रश्न संख्या 98। बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? दूध और पानी, चाय बिस्कुट, मिठाइयाँ और फल, टिकट और खुले पैसे। उत्तर है दूध और पानी। प्रश्न संख्या 99। लोग ड्राइवर के साथ क्यों मारपीट कर रहे थे? बस खराब होने के कारण, बस ना चलाने के कारण, कंडक्टर के चले जाने के कारण, बस गलत जगह खड़ी करने के कारण। उत्तर है कंडक्टर के चले जाने के कारण। प्रश्न संख्या 100। बस का कंडक्टर कहाँ गया था? पैसा जमा करने, डाकुओं को बुलाने, नई बस लाने, पुलिस को बुलाने। उत्तर है नई बस लाने।